गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर तेलंगाना के अंदर लगभग 9 लोगों की यहाँ पे डेथ हमें देखने को मिल गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों के अंदर ना बहुत सारे तेलंगाना के अलग अलग पार्ट्स के अंदर बहुत हैवी रेनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जिस हैवी रेन्स की वजह से फ्लड सिचुएशन इमर्ज कर गई है तेलंगाना और साथ साथ आंध्र प्रदेश के अंदर। देखो, जो सरकार है डेफिनेटली अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही है कि किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सिचुएशन की, तो इतनी ज्यादा बारिश की वजह से ये सिचुएशन पिछले दिनों के अंदर इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, उम्मीद यही रहेगी कि जो भी नेशनल हाईवेज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, जो भी और एरियाज हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम साथ ही साथ यहाँ पे वापस से रिखड़ा कर पाए एंड उसके अलावा जो लोगों की जिंदगी है उनको यहाँ पर बचाया जा पाए। दोस्तों, डेट है आज की 2 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखिए, इस साल के कंप्लीट होने में अब बस 4 ही महीने बचे हैं। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काफी तेजी से देखो टाइम बीतता जा रहा है। तो जितना हमें लगता है कि शायद अगले साल का प्रीलिम्स या अगले साल का मेंस तो अभी बहुत दूर है, शायद उतना दूर नहीं है, क्योंकि टाइम कब निकल जाता है हमें कुछ आइडिया ही नहीं रहता। तो डेफिनेटली मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ एवरी वीक, एवरी मंथ। ठीक है, तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है रीसेट प्रोग्राम के बारे में। अब ये जो रीसेट प्रोग्राम है ये दरअसल में स्पोर्ट्स पर्सन के साथ लिंक्ड है। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर हम बात करते हैं हर साल 29 अगस्त की, तो हर साल 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। दरअसल में ये मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को, एंड उसी के ऑनर में हम यहाँ पर हर साल एनएसडी नेशनल स्पोर्ट्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप लोग जानते होंगे मेजर ध्यानचंद जी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा रहा है हमारे देश के लिए। अगर हम बात करें 1928, 1932 और 1936 के समर ओलंपिक्स की, तो यहाँ पर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हमने जीते थे हॉकी के अंदर। राइट, तो ये पहली इंडिया की हैट्रिक हमें देखने को मिली थी, जिसके अंदर मेजर ध्यानचंद जी का बहुत बड़ा रोल रहा था। तो 2012 से हमने हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, एंड इससे कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस को काफी बढ़ावा मिलता है। इनके ऑनर के अंदर आपका जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी यहाँ पे दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना 29 अगस्त को ही यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, उनके द्वारा यहाँ पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, दैट इज रीसेट प्रोग्राम। क्या है इसकी फुल फॉर्म? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को रीसेट प्रोग्राम यहाँ पे बोला गया है। देखो, जब एक खिलाड़ी रिटायर हो जाता है, तो रिटायर होने के बाद भी तो वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्किल्स हैं। पर हम चाहते हैं कि उनके जो स्किल्स एंड नॉलेज है ना, उनको हम साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए, उनको और एम्पावर कर पाए। चाहे वो आगे जाके कोच बन पाए, राइट, या फिर आगे जाके ना कुछ भी अपने लिए लेट से कुछ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स अपने ओपन कर सकते हैं। राइट, कुछ गाइडेंस वगैरह उनको दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि कोर्स के माध्यम से उनको प्रोवाइड की जा पाए। ये जो लर्निंग होगी इनकी, ये दो तरह से होगी। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे हाइब्रिड मोड के अंदर होगी। बेसिकली यहाँ पर आपका ऑनलाइन पोर्टल भी रहेगा, प्लस ऑन ग्राउंड यहाँ पे ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप भी इनको यहाँ पे दी जाएगी। ये इंटर्नशिप्स आपके स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन, ट्रेनिंग कैंप्स, लीग्स, बहुत सारी जगह पे हो सकती है। देखो, मैं अगर आपको सिंपली एक चीज बताऊं, जैसे मान लो एक पर्सन है, ये क्रिकेट खेलता था। अब क्रिकेट किससे जब वो रिटायर हो गया, तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे वो कमेंटेटर बन जाए, चाहे वो कोच बन जाए। राइट, अब तो जैसे आईपीएल वगैरह में बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फिटनेस के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। राइट, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। या फिर उसने अपनी खुद की कंपनी खोल ली जहां पर वो बैट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, या और इस तरह के एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती हैं। तो हम वही चाहते हैं कि जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी हम यहाँ पे एम्पावर करते रहें। तो किस तरह से ये जो स्किल्स हैं ये एस्पायरिंग एथलीट्स को यहाँ पे काम आ सकते हैं, देश के लिए काम आ सकते हैं, यही यहाँ पे फोकस है। तो अभी के लिए ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव होगा, ये उन लोगों के लिए होगा जिनकी उम्र 20 से 50 साल है। कुछ केसेस में ना देखो क्या होता है, कुछ स्पोर्ट्स से लोग जल्दी रिटायर कर जाते हैं, तो भी यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो ये जो पर्सन होंगे, या तो इन्होंने कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया हो, या फिर उनको जीते हों, या फिर नेशनल मेडलिस्ट या फिर स्टेट मेडलिस्ट रहे हों। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर इन्होंने कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है जो कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज है, वो सब लोग रीसेट प्रोग्राम को यहाँ पे पार्ट बनने के लिए अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये था रीसेट प्रोग्राम के बारे में जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, एंड साथ साथ मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, जैसे कल है आपकी 3 सितंबर, राइट, एंड 3 सितंबर को जो लोग प्रयागराज में हैं डेफिनेटली उनको यहाँ पे
सुमित सर के साथ मिलने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कल 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे प्रयागराज में ग्रैंड सेमिनार होने जा रहा है। ये इसका जो वेन्यू है आपके सामने देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली आप यहाँ पे इस सेमिनार को अटेंड आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा यूपीएससी के बारे में। प्लस एट द सेम टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां पर उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पर इस सेमिनार का पार्ट बन सकते हैं। बाकी हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो अब प्रयागराज में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो 3 सितंबर को 3 बजे आप डेफिनेटली सेमिनार को अटेंड कीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट नमन के बारे में। देखो दरअसल में जब हम बात करते हैं ना डिफेंस पर्सन की, तो डिफेंस पेंशनर्स को, डिफेंस वेटरन्स को एंड उनकी फैमिलीज, उनको अच्छे से सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट नमन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा समझते हैं आखिर प्रोजेक्ट नमन है क्या। देखो आप लोगों ने शायद स्पर्श के बारे में सुना होगा। स्पर्श स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये एक तरह का डिजिटल पेंशन सिस्टम होता है जो सारा आपके डिफेंस पेंशनर्स होते हैं ना, उनके लिए पेंशन का प्रोसेस को बहुत ही सिंपल कर देता है। तो ये जो दरअसल में प्रोजेक्ट नमन है ना, ये इसी का ही आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, देखो जैसे आपकी जो भी डिफेंस वेटरन्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, राइट, उनको अलग अलग तरह की सर्विस प्रोवाइड करना, राइट, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। प्लस इस प्रोजेक्ट के अंदर जो वेटरन्स हैं एंड जो नेक्स्ट ऑफ किन, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एनओके के बारे में, ये जो नेक्स्ट ऑफ किन्स होते हैं इनको भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा जो आपके सुविधा केंद्र होते हैं ना, वो जो आपके कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं वो भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो कि डिफेंस वेटरन्स हो गया उनके रिलेटिव्स को एक तरह से फैसिलिटेट करेंगे। तो यानी कि ना जो प्रोजेक्ट नमन है वो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, जिसके माध्यम से हम जो डिफेंस पेंशनर्स हैं या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए चीजों को हम यहाँ पे आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये किसका पार्ट था, ये पार्ट है स्पर्श पोर्टल का ही। स्पर्श आपको मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आपका पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से जो पेंशन मैनेजमेंट है वो बहुत आसान हो जाती है। प्लस इसमें पूरी पूरी हिस्ट्री मेंशन होती है, क्या इवेंट्स है, क्या इंटाइटलमेंट्स उसको मिलने चाहिए जब से आपका पेंशन स्टार्ट होती है तब से जब तक आखिरी जो बेनिफिशियरी है उसको यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती पेंशन, तब तक आपको ये सारा प्रोसेस इसी में देखने को मिल जाता है। इसमें आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, सिविलियंस सबके लिए आपको ये सारा प्रोसेस आपको स्पर्श पोर्टल के अंदर ही देखने को मिल जाता है, राइट। बाकी पेंशन की बात करें तो पेंशन के लिए तो बहुत सारे और भी इनिशिएटिव है, जैसे वन रैंक वन पेंशन के बारे में आप जानते होंगे। वन रैंक वन पेंशन का अर्थ यही है कि फर्क नहीं पड़ता कि एक जो डिफेंस पर्सनल है वो कब रिटायर हुआ, राइट, चाहे वो 1980 में रिटायर हुआ, चाहे वो 2015 में रिटायर हुआ, जब उसका रैंक सेम है और अगर मान लो उसने सेम काम किया एंड सेम लेंथ ऑफ सर्विस है, तो दैट पर्सन शुड एक्चुअली रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये 2000 आपके, ठीक है ना, ये 2015 में यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था वन रैंक वन पेंशन के। तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। अब प्रोजेक्ट नमन तो हमने देख लिया एंड साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि स्पर्श पोर्टल क्या है। अब आपको नेक्स्ट ऑफ किन के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये पिछले महीने भी ना न्यूज़ में रहा था। दरअसल में नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एक हमारा कोई जवान है, कोई सोल्जर है जो कि वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो उस केस में किस पर्टिकुलर पर्सन को उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बेनिफिट या इनहेरिटेंस वगैरह मिलेंगी, ये बातें नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी के द्वारा डिसाइड करी जाती हैं। जैसे मान लो कि एक कोई पर्सन था, ठीक है, एक कोई जवान था हमारा, अगर तो उसकी शादी नहीं हो रखी है तो जो भी उसका नियरेस्ट रिलेटिव या उसका फैमिली मेंबर होगा तो उसी को यहाँ पे, या लीगल गार्जियन होगा उसी को नेक्स्ट ऑफ किन हम यहाँ पे मानेंगे। पर अगर मान लीजिए शादी हो चुकी है, जो स्पाउस होता है ना, उस वो सुपरसीड कर जाता है यहाँ पे इस चीज को। एक्चुअल में ना ये मुद्दा उठा था जो कैप्टन अंशुमन सिंह का जो वीर गति को प्राप्त हुए थे पिछले साल में, उनको जो भी बेनिफिट्स मिले उनकी, जैसे आपका कीर्ति चक्र हो गया, राइट, इसके अलावा भी जो कुछ ऑनर किया गया उनको, तो वो जो सारा का सारा ऑनर था ना, ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी वाइफ को मिल गया सारा का सारा ऑनर, और उनकी जो माता पिता थे, फादर एंड मदर जो थे कैप्टन अंशुमन सिंह जी के, उनको कुछ भी यहाँ पे पैसा वगैरह जो होता है वो नहीं मिला। सारा का सारा पैसा यहाँ पे अकॉर्डिंगली उनकी वाइफ लेगी थी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी के हिसाब से जो स्पाउस थे ना, वो वही उस चीज के हकदार थे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये है नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी जो हमें देखने को मिलती है। अगर उनकी शादी नहीं हुई होती तो सारा का सारा जो पैसा है और जो अवार्ड है कीर्ति चक्र, वो यहाँ पे ऑनर उनके फादर मदर को मिलता। पर क्योंकि नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी के अंदर अब उनकी वाइफ यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ किन बन चुकी थी, तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें, उनकी बेनिफिट्स जो थे वो उनकी वाइफ को मिले। तो ये बात आपको नेक्स्ट ऑफ किन के बारे में पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है हाईएस्ट फ्लोराइड कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। एक रिसेंटली एक स्टडी करी गई बाय एनआरएससी,
नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ पाई कि ग्राउंड वाटर के अंदर फ्लोराइड कंटेमिनेशन की अगर हम बात करें ना, तो पूरे इंडिया के अंदर ही लगभग सब जगह हाई देखने को मिलती है। देखो फ्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो फ्लोराइड आप जानते होंगे कि दांतों के लिए अच्छा होता है। हमारे जो टूथ एनिमल हो गया उसको रीमिनरलाइज करता है, टूथ डिकेट को रिकवर करता है, उससे रिवर्स करता है उस चीज को, प्लस और बहुत सारे बेनिफिट्स आपके टूथ को यहाँ पे देता है। पर अगर हम मान लो पानी कंज्यूम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एंड उसमें फ्लोराइड की जो मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा है, तो उस केस में बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। दरअसल में जो फ्लोराइड आपको इनऑर्गेनिक सिंगल एटम अनाइन देखने को मिल जाएगा, जिसको हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला एफ से डिनोट करते हैं, राइट। फ्लोराइड सॉल्ट्स जो होते हैं वो जनरली व्हाइट या कलरलेस होते हैं, और इनका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा बिटर आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी कोई स्मेल नहीं होती। ये नेचुरली फाउंड किए जाते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, एंड अर्थ क्रस्ट से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। अब आपको ना कुछ एक फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं फ्लोराइड के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान लो कोई ऐसा रीजन है जहां पर कम बारिश होती है, एरिड और ड्राई रीजन रहता है, जैसे इंडिया का वेस्टर्न वाला पार्ट है, वो ज्यादा वहां पर हमें फ्लोराइड लेवल वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब भी मान लो कोई महीना है जहां पर बारिश कम हो रही है, जैसे प्री मानसून, स्पेशली अगर मैं बात करूं मार्च से लेकर मई वाला महीना, यहाँ पर ड्राई सीजन है, राइट, और मानसून अभी तक आया नहीं है, बारिश कम होती है, तो ये सीजन के अंदर भी फ्लोराइड का लेवल बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। कई बार जो आपकी रॉक्स है, जो सॉइल होता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है फ्लोराइड लेवल को, तो इस हिसाब से फ्लोराइड लेवल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा डब्ल्यूएचओ कहता है ना, वो ये कहता है कि पर लीटर 1.5 mg तक की जो आपकी फ्लोराइड की ड्रिंकिंग वाटर में जो लिमिट है वो सेफ है। पर अगर इससे ज्यादा आपकी मात्रा में पाया जाता है ना फ्लोराइड, वो कहीं ना कहीं बॉडी के लिए अनसेफ माना जाता है। अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो हमें वेस्टर्न इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें फ्लोराइड कंसेंट्रेशन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इवन सदर्न इंडिया में भी, कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड हो गया, यहाँ पर भी मानसून के बाद ऐसा देखा गया कि जो परमिसिबल लिमिट है 1.5 mg पर लीटर की, इससे भी ज्यादा हमें कंटेंट देखने को मिला आपके फ्लोराइड का। उसके अलावा इवन झारखंड हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी लेवल बहुत ज्यादा हाई था। तो आप नोटिस कर रहे हो किस तरह से सीजनल वेरिएशन के बाद, यानी कि मानसून के समय, इवन सॉरी प्री मानसून के समय के ऊपर हमें ये कंटामिनेशन बहुत हाई लेवल पे ऊपर देखने को मिला। एंड यहाँ पर ना कुछ ऐसे भी थे कि पोस्ट मानसून भी यहाँ पे हमें स्टेट्स में देखने को मिल गया। बाकी अगर हम बात करें तो जैसे जैसे मान लो फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन बढ़ता रहता है, उससे ना स्केलेटल फ्लोरोसिस की खतरा बढ़ जाता है। ये एक तरह की बोन डिजीज होती है, जिससे आपकी जो आपकी हड्डियां हैं ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। बाकी अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर इसका लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, तो आपके दांतों के लिए वो भी खतरनाक है। समझ रहे हो, दांतों के लिए अच्छा होता है फ्लोराइड, पर एक सही मात्रा के अंदर। जरूरत से ज्यादा होगा तो वो गलत चीज हो जाएगी, जैसे हमें देखने को मिला भी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम जो फ्लोराइड है इसकी कंसेंट्रेशन को हम कम कर सकते हैं। तो फ्लोराइड रेमेडिएशन इसको बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को, जिसके माध्यम से जो एक्सेस फ्लोराइड है वो आपके पानी से हटाया जाता है यूजिंग बायोचार्स। बायोचार्स क्या होते हैं, ये चारकोल जैसा ही मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप बायोमास को हीट करते हो ना अंडर लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, तब हमारे पास प्रोडक्शन होता है बायोचार का। एंड अब जब हम इसको यूज करते हैं फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन कम करने के लिए, उसको बोला जाता है फ्लोराइड रेमेडिएशन यूजिंग बायोचार। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको पायरोलिसिस के नाम से जाना जाता है, राइट। और ये पूरा पूरा इसका वर्किंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पहले आपका अब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के माध्यम से क्या होगा, पानी से आपके जो फ्लोराइड आयन है ना उनको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर जो बायोचार के अंदर जो फ्लोराइड आयंस हैं इनको हटा के इनको रिप्लेस किया जाता है दूसरे आयंस के साथ, तो एक तरह से उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। प्लस प्रेसिपिटेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, फ्लोराइड आयंस आपके कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं फिर बाद में कंपाउंड्स बनते हुए पानी से प्रेसिपिटेट किए जा सकते हैं। तो पूरा ये प्रोसेस इस तरह से वर्क करता है। बाकी एक चीज आपको और जाननी चाहिए, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड फ्लोराइड। देखो जो बात करते हैं ना फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो अपने आप में न्यूट्रली चार्ज देखने को मिल जाएगा, और फ्लोराइड का मैंने आपको बताया था ये एक अनाइन है, ये एक नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको फ्लोराइड देखने को मिल जाएगा, और जो फ्लोरीन होता है वो आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। बेसिकली फर्क इतना ही है कि फ्लोरीन आपका केमिकल एलिमेंट है, एंड जो फ्लोराइड है वो आपका अनाइन देखने को मिल जाएगा। दैट इज इट। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है साइक्लोन आसना के बारे में, या असना आप कह सकते हो। दरअसल में ये जो साइक्लोन है ना, ये आपका अरेबियन सी वाली साइड आपको देखने को मिला। यहाँ पर ये गुजरात के अक्रॉस मूव किया। हालांकि बहुत ज्यादा बहुत सीरियस इंपैक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात थी, पर फिर भी बहुत सारे एरिया के अंदर बारिश वगैरह और बाकी हालात इस यहाँ पे एरियाज में हमें देखने को मिले। अगर मैं बात करता हूँ ना अरेबियन सी की, तो अरेबियन सी में पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म ये बना है अगस्त के महीने के अंदर सिंस 1976।
अगस्त में जनरली यहाँ पे इस तरह के साइक्लोनिक स्टॉर्म्स नहीं देखे जाते। एक पिछले सालों की अगर हम बात करें ना तो 1944, 1966, 64, 1976 इन महीनों के अंदर अगस्त के अंदर हमें यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म देखने को मिले थे। पर ये बहुत ही रेयर होते हैं कि इस तरह के अगस्त महीने के अंदर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो एक्चुअली में जो नेमिंग की बात होती है ना, तो दरअसल में आप जानते होंगे कि 13 देश हैं यहाँ पर हमें इस रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। ये 13 देशों ने यहाँ पर ना अपने अपनी 13 नाम दे रखे हैं। तो टोटल 169 हमारे सामने नाम देखने को मिल जाते हैं। इनमें अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे ना, ये रहा आपका आसना। तो ये जो आसना नाम है ये दरअसल में पाकिस्तान ने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसका पाथ समझा ही दिया किस तरह से अरेबियन सी मूव करता हुआ देखने को मिला। अब एक्चुअल में आप लोग जानते होंगे कि जो भी आपके साइक्लोन्स आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर्स के अंदर वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, वेयर एज आपके जो साइक्लोन्स आते हैं नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वो रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज बिकॉज ऑफ द करियोलिस इफेक्ट। बाकी साइक्लोन में आपको आई देखने को मिल जाती है जो कहीं ना कहीं साइक्लोन का सबसे काम पार्ट हो जाता है, जहां पर आपको क्लियर स्काईज और लाइट विंड्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, मैंने आपको 169 नेम्स का मैं एक्सप्लेन कर ही दिया किस तरह से आईएमडी ने इस तरह से 169 साइक्लोन्स की यहाँ पे हमें नेमिंग पूरी दे रखी है। तो इस अकॉर्डिंगली हम अकॉर्डिंगली वर्क आगे आगे करते रहते हैं। अब यहाँ पर नेम रखते हुए ना ध्यान ये रखना होता है कि जो भी आप नाम दे रहे हो वहां पर पॉलिटिक्स का कोई मेंशन नहीं होना चाहिए, वहां कोई रिलीजियस बिलीफ्स वहां पे इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए, कल्चर्स, ठीक है ना, या जेंडर, इनके ऊपर यहाँ पे आप नाम नहीं रखोगे। प्लस किसी भी पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं करोगे। जो आपकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है नाम देने की वो 8 लेटर्स तक की हो सकती है, यहाँ पर जैसे आपको 4 लेटर देखने को मिल जाएंगे। नेचर अपने आप में रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। एंड इसके अलावा ए से लेके जेड के बीच में आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए, पर आप क्यू, यू, एक्स, वाई, जेड इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से अगर नाम स्टार्ट हुआ अपने आप में काफी मुश्किल भी हो जाएगा, है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए नेमिंग के बारे में। साइक्लोन का मीनिंग आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपको कंडीशंस डेफिनेटली पता होनी चाहिए कि साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा सी सरफेस होना चाहिए। इसके अलावा करियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना डेफिनेटली मैंडेटरी है अकॉर्डिंगली, वरना वो साइक्लोनिक वोर्टेक्स बन ही नहीं पाएगी। आपकी जो वर्टिकल विंड स्पीड होती है उसके अंदर बिल्कुल ही थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए। इसके अलावा जो लो प्रेशर आपका एरिया है ना, लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी यहाँ पे हमें प्री एग्जिस्टिंग हमें देखने को मिलना चाहिए। एंड लास्टली अगर ये सारी कंडीशंस होंगी एंड आपका जो अपर डाइवर्जेंस है अबव द सी लेवल सिस्टम, अगर ये सारी कंडीशंस होती हैं डेफिनेटली तो अकॉर्डिंगली हमारे पास साइक्लोन फॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये बातें थी साइक्लोन के बारे में जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए थी। बाकी इम्पैक्ट इसका लाइफ, प्रॉपर्टी, इन सब के ऊपर देखने को मिलता है, राइट। तो ये बातें हमें डिस्कस कर ली साइक्लोन असना के बारे में। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है समुद्र प्रताप के बारे में। अभी क्या हुआ है, इंडिया ने पहली इंडिजिनियसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल को लॉन्च किया है गोवा के अंदर, जिसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। देखो ध्यान आपको ये रखना है कि कई बार पता क्या होता है, ओशंस के अंदर या आपके जो सीज के अंदर क्या होता है, आपकी ऑयल स्पिलेज हमें देखने को मिल जाती है, ऑयल स्पिल्स के केसेस देखने को मिलते हैं, राइट। तो उन ऑयल स्पिल्स को डिटेक्ट करना एंड उनको ठीक करना वो किसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, अब से वो जिम्मेदारी बनेगी आपकी समुद्र प्रताप की। ये देखो ऐसी शिप्स हमारे पास पहले भी थी, पर ये जो शिप है ना ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, पहली बार ये इंडिजिनियसली डेवलप हमने यहाँ पे शिप को यहाँ पे डेवलप किया है, जो कि ऑयल स्पिलेज को यहाँ पे ये अकॉर्डिंगली चेक करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की आपको देखने को मिल जाएगी, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इसको बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये पहली बार है कि इनको डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट इंडिजिनियसली किया जा रहा है। तो जो भी आपके कंट्री के सी कोस्ट के अंदर ऑयल स्पिलेज होगा उनको यहाँ पे ट्रैक करेंगे। यहाँ पर आपके 14 ऑफिसर्स और 115 सेलर्स देखने को मिल जाएंगे पोल्यूशन कंट्रोल को जो रोकेंगे। इसके साथ ही साथ एडवांस्ड रडार सिस्टम भी है जो ऑयल स्पिल डिटेक्शन को देखता रहेगा एंड कहीं ना कहीं ऑयल को रिस्टोर करना, उसको रिकवर करना, ये भी यहाँ पे इसके द्वारा काम किया जाएगा। इसकी ऑयल रिकवरी रेट की बात करें तो 1 घंटे के अंदर 300 टन ऑयल को ये रिकवर कर लेगी। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 300 टन की आपको देखने को मिल जाती है, जिसको 1000 टन तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। साथ साथ इसकी लेंथ है 114 मीटर के आसपास, ब्रेथ इसकी 16.5 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट लगभग 4000 टन से भी ज्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा समुद्र प्रताप के बारे में।
अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है रूमी 1 के बारे में। इंडिया ने ना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च किया है, दैट इज रूमी 1। यही बस आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। रॉकेट तो आप समझते होंगे, हाइब्रिड का यहाँ पे मतलब क्या है, हाइब्रिड का मतलब है आपके प्रोपल्शन सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग। यहां पर ना इस प्रोपल्शन सिस्टम में आपका सॉलिड एज वेल एज आपका लिक्विड फ्यूल यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो सॉलिड प्रोपेलेंट एंड लिक्विड ऑक्सीडाइजर आपको देखने को मिल जाता है। अब ऐसी चीज तो पहले भी थी, पर रीयूजेबल के अंदर अगर हम बात करें ना, तो रीयूजेबल आपको हाइब्रिड रॉकेट इंडिया में अभी तक नहीं देखने को मिलता था। तो ये रीयूजेबल कैटेगरी में आपका हाइब्रिड रॉकेट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है रूमी 1। इसका बार बार मल्टीपल टाइम्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो इससे डेफिनेटली हमारी जो कॉस्ट है वो नीचे आएगी। प्लस यहां पर इस चीज को इंश्योर किया गया है कि अपने आप में इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इन्वायरमेंट फ्रेंडली किस तरह से, क्योंकि दरअसल में इस रॉकेट को बनाते समय ना यहां पर कोई भी फायर का इस्तेमाल नहीं हुआ, कंप्लीटली फ्री ऑफ फायर। यहां पर आपका जो टीएनटी होता है ना, टीएनटी क्या होता है आपका, ट्राई नाइट्रो टोल्यून, राइट, इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है। दिस इज 100% फ्री फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। 0% आपको टीएनटी इस केस में देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से अपने आप पे काफी ज्यादा इको फ्रेंडली हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस रॉकेट को हम यूज कर सकते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है ना। आपकी अलग अलग फील्ड को फिर अकॉर्डिंगली इस्तेमाल किया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग एंड एग्रीकल्चर के अंदर। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको यही रखना है, दिस इज द फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि रूमी 1 आखिर था क्या, न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग। इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है चेन्नई से, ठीक है। तो दीज आर समथिंग जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। अब चल लेते हैं अपने पीवाईक्यूज की तरफ। देखो नया वीक है, तो इस वीक में हम डिस्कशन करेंगे आपके इकोनॉमी के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो आपके इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनती हैं। तो दो क्वेश्चन का आंसर आप अकॉर्डिंगली मुझे आंसर में कमेंट्स में बता सकते हो। सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था वोट ऑन अकाउंट वर्सेस इंटरिम बजट के बारे में। देखो जब मैं बात करता हूँ ना किस चीज की, जब हम बात करते हैं आपके वोट ऑन अकाउंट की, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात होती है। किसकी बात होती है, सिर्फ सरकार के खर्चे की बात होती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि मान लो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, राइट, तो उस शॉर्ट पीरियड के लिए जो भी सरकार को खर्चा करना है, तो वो खर्चे को अकॉर्डिंगली देखा जा सकता है वोट ऑन अकाउंट के अंतर्गत। अब ये जो आपका खर्चा होता है, ये आपका वोट ऑन अकाउंट आपका इलेक्शंस के समय भी हो सकता है, या कोई नॉर्मल ईयर है जहां पे इलेक्शंस नहीं आने वाले, वहां पर भी ये चीज हो सकती है। बस पॉइंट इसका ये होता है कि ये अकॉर्डिंगली ना जब तक सारा पूरा प्रोसेस हो रहा है, उस तब तक के लिए यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंडिचर मीट ऑन करने के लिए ये चीजों को यूज किया जा पाए। वेरस जब मैं बात करता हूँ ना आपके इंटरिम बजट की, अब टेक्निकली देखा जाए ना, इंटरिम बजट को भी आप कभी भी ला सकते हो, चाहे आपका वो फाइनेंस आपका जो इलेक्शन वाला साल है उस समय भी, या फिर रेगुलर साल है, राइट। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, आप ला सकते हो। पर कहीं ना कहीं जो इंटरिम बजट होता है, ये तब तक आपका फोर्स पे रहता है जब तक आपका कंप्लीट बजट या फुल बजट आपका नहीं आ जाता, ठीक है। तो उस केस में ये चीज देखी जाती है। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे पहली स्टेटमेंट की, यहाँ पर कह रहा है कि जो वोट ऑन अकाउंट है उसको आपकी रेगुलर गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, जबकि इंटरिम बजट को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा। ये अपने आप में गलत है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि इंटरिम बजट भी आपका चाहे केयर टेकर सरकार हो या रेगुलर सरकार हो, वो यहाँ पे ला सकती है उस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अपनी पहली इसलिए गलत हो जाएगी। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे कह रहा है वोट ऑन अकाउंट जो होता है वो आपके सरकार के खर्चे के साथ डील करता है, एक्सपेंडिचर के साथ। यस दैट इज करेक्ट। और जो इंटरिम बजट होता है उसके आपका खर्चा और रिसीट्स दोनों के दोनों होते हैं। तो दूसरा आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। देखो डीलिमिटेशन कमीशन का मीनिंग क्या होता है, यहां पर ये देखना कि कितने नंबर ऑफ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उनकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना हो गया, वो सारा काम देखा जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। इवन आपके ना जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीट्स रिजर्व करनी होती हैं, वो काम भी आपका डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। दरअसल में अभी तक 4 डीलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे बनाए गए हैं, 1952, 1962, 1973 एंड 2002। तो 4 डीसी अब तक यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। जब हम बात करते हैं एक डीलिमिटेशन कमीशन की, तो यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट के आपके जज एक देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो। इनके अलावा आपके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर आपके जो एक इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। इसके अलावा जिस स्टेट में ये चीज करी जा रही है ना, तो स्टेट के जो आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ये 3 मिलकर यहाँ पे अकॉर्डिंगली डीसी का भी यहाँ पे पार्ट बनते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट बात कर रहा है कि
आपके डीलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर होते हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। यस, दैट इज करेक्ट, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी होती है। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो ये लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखे जाते हैं तो वहां पर उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकता। ये बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर्स। आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये कुछ स्टेटमेंट्स है आपके सामने, तो इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। राइट, कल कल एज इन सैटरडे मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक था बॉन्डा ट्राइब के बारे में, तो डेफिनेटली ये पॉलिथीज थे, ये हमने डिस्कस भी किया था। शी बॉक्स पोर्टल की बात करें तो बिल्कुल वर्क प्लेस के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी आपके सेक्सुअल हरासमेंट है उसकी कंप्लेंट्स को यहाँ पे मॉनिटर करेगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे हम बात करें ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि एससीओ के अंदर तुर्कमेनिस्तान आपका यहाँ पे पार्ट नहीं बनता है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। वाधवन पोर्ट आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। राइट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया। और जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज होती है वो आपकी 8th शेड्यूल के अंदर होती है, ना कि 4th शेड्यूल के अंदर। 4th शेड्यूल तो आपका राज्यसभा की सीट के साथ डील करता है, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।